उसका जो इम्पोर्ट व्यवहार में और प्रैक्टिकली वो स्ट्रक्चर किस तरीके से फंक्शन करता है, इस पर पूरी उनका फोकस है बच्चे। ठीक है ना। हर स्ट्रक्चर के कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे लेजिस्लेचर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर को एक एज अ इंस्टीट्यूशन माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली लेजिस्लेचर में काम कैसे होता है, इस चीज को अगर आपको स्टडीज करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की जरूरत पड़ती है। फैमिली जो है वो क्या है कि स्ट्रक्चर है, और फैमिली का फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन। इसी तरह से सोसाइटी में स्ट्रक्चर होते हैं और उन हर स्ट्रक्चर के कुछ न कुछ फंक्शंस होते हैं। तो इन्होंने हर कंट्री, मतलब कोई कंट्री है वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लिया और वो स्ट्रक्चर किस तरीके से फंक्शंस कर रहा है, इसको आपने क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। इसी को बच्चे हम लोग स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच बोलते हैं। तो उसने पूरा का पूरा फोकस जो किया है बच्चे स्ट्रक्चर के। ये नोट्स में है लेकिन कम है। तुम लोग को एक पीडीएफ मैंने कल शेयर की थी ग्रुप में, 2 पीडीएफ्स भेजी हैं बच्चों, दोनों में है। ठीक है, वहां से बस एक बार रीड कर लेना है तुम्हें, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, तो पॉलिटिकल सिस्टम में फंक्शन क्या क्या होता है, जैसे लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है, रूल मेकिंग। ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव्स का फंक्शंस क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरीज का जो फंक्शन है बच्चे, उसको क्या है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको एक्सप्लेन करना, ये जुडिशरीज का। तो कोई भी फंक्शन प्रैक्टिकली किस तरीके से फंक्शंस करता है, इसी चीज को स्टडीज करना होता है। और हर पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ न कुछ प्राइमरी फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा बच्चे, उसके कुछ न कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस बच्चे, कभी कभी मीनिंग ही पूछ लेगा तुमसे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस बच्चे। ठीक है। सेकेंड है बच्चे पॉलिटिकल कल्चर। थर्ड है बच्चे पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। ठीक है बच्चे। फोर्थ है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस। फिफ्थ है बच्चे इंटरेस्ट एग्रीगेशंस। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होगा ना बच्चे, कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, इसके ना कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं बच्चे। ठीक है ना। उसके कुछ क्या है, प्राइमरी फंक्शंस हैं बच्चे। चल पॉलिटिकल, उसके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल क्या है बच्चे, प्राइमरी फंक्शंस हैं, जिसमें ये आपको ध्यान में रखना होता है बच्चे। ठीक है। तो कोई भी फंक्शंस है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल फंक्शंस होगा बच्चे, उसके कुछ ये फंक्शंस हैं बच्चे, पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और इंटरेस्ट एग्रीगेशंस। हर सिस्टम के यही होते हैं बच्चे। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाता है कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस की मीनिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस, या मीनिंग ऑफ द इंटरेस्ट एग्रीगेशंस, या मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस। ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस का मतलब ये होता है बच्चे कि पॉलिटिकल जो वैल्यूज होते हैं बच्चे, इसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज होते हैं ना बच्चे, उन पॉलिटिकल वैल्यूज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करना, ट्रांसफर करना ही पॉलिटिकल सोशलाइजेशंस होता है बच्चे। ठीक है ना।
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, उस पॉलिटिकल वैल्यूज को नेक्स्ट जनरेशन में क्या करना, ट्रांसफर करना, फॉरवर्ड करना। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, लोगों की भर्ती करनी पड़ती है ना, पॉलिटिक्स ज्वाइन कराना पड़ता है, तभी तो आप उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कर पाओगे। तो लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी में किसी को लेकर आना है बच्चे, तो कांग्रेस पार्टी में अगर आप इकोनॉमिकली बड़े साउंडेड होंगे तो डायरेक्ट आपको कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल सकता है। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मुझे कांग्रेस पार्टीज में जाना है, तो पहले तो एनएससीआई का मेंबर बनना पड़ेगा, चुनाव उनाव लड़िए, चुनाव उनाव आप जीतेंगे, फिर देखा जाएगा कि आप ठीक ठाक कंडीशंस आपकी है, फिर कहीं जाकर हो सकता है कि आपको वो, ठीक है ना, एंट्री दें कांग्रेस के अंदर बच्चे। तो पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होता है बच्चे। एबीपी बना हुआ है तुम्हारा, एनयूसीआई बना है, आपने अपना बना रखा है, उधर जेडीयू वाले ने बना, ये पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट इसी तरीके से होता है। उनके कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज हैं बच्चे, वो वैल्यूज क्या करते हैं, जो लोग रिक्रूट होते हैं उनमें क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। दिस इज द पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये पॉलिटिकल सिस्टम का यही काम होता है। ऐसा किसने बताया बच्चे, आर्मंड एंड पावेल ने बताया कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो यही काम करता है। सेकेंड है बच्चे पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है किसी सिस्टम को देखने का जो एक नजरिया होता है, किस सिस्टम को, कोई सिस्टम है, तुम्हारा परसेप्शन क्या है उस सिस्टम को देखने का, इसको पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स बुरी चीज है, उनका अपना एक परसेप्शन है, कुछ लोगों के लिए पॉलिटिक्स अच्छी होती है। तो दिस इज द पॉलिटिकल कल्चर बच्चे, कि तुम किस तरीके से उस पॉलिटिक्स को देख रहे हो बच्चे, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर बच्चे। और पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ठीक है ना, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है हम लोग किसी पार्टी का क्या बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। तो किसी पार्टी का मेंबर बनना क्या होता है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होता है। प्रेशर ग्रुप का मेंबर बनना पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होता है। इंटरेस्ट ग्रुप का मेंबर बनना पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होता है। आप इस तरीके से आपका पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होता है बच्चे, तभी आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इसको हम लोग पॉलिटिकल क्या बोलते हैं बच्चे, रिक्रूटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन बच्चे। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस जो होता है बच्चे, यानी जो प्रेशर ग्रुप होते हैं बच्चे, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो सरकार पे सिविल सोसाइटी के डिमांड को लेकर क्या करते हैं, प्रेशर बनाते हैं बच्चे। तो इसको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस बोलते हैं। यानी जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ना बच्चे, वो सबसे पहले अपने ग्रुप के बारे में सोचते हैं बच्चे, उसके बाद उनके लिए जो सेकेंडरी चीज होता है वो सिविल सोसाइटीज होती है। इंटरेस्ट जो ग्रुप होते हैं ना, वो सिर्फ सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, अपने ग्रुप के इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस करना, मतलब सभी के इंटरेस्ट को लेकर सरकार के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, दबाव बना रहा हूं बच्चे। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुल, मतलब मैं सिर्फ अपने ग्रुप के इंटरेस्ट को लेकर सरकार के ऊपर जो प्रेशर बना रहा हूं, इसको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस बोलते हैं बच्चे। जब सभी के डिमांड को लेकर अगर सरकार के ऊपर एक प्रेशर बना जाए, तो वो इंटरेस्ट एग्रीगेशंस होता है। और ये काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं। यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, जब वो सरकार पे दबाव बनाती है ना, एक प्रेशर बनाती हैं बच्चे, तो वो सभी के जो डिमांड्स होते हैं, सभी उसको पूरा, एक पूरे को क्या कर लो, एक साथ लेकर क्या करो, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना क्या होता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन होता है। और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब हम सब स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा पेपर कैंसिल होना चाहिए, तो उसको लेकर हमने अपना एक सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो गया। इसमें एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे पूरा। तो ये चीजें जो होती है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है बच्चे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज का बच्चे, ठीक है। तो जब भी तुम कंपेयर कर रहे हो तो ये चीजें देख लेना, अपने आप एक कंपेरिजन कर पाओगे कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। हम तो यहाँ वैल्यूज ट्रांसफर कर रहे हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने आप एक डिफरेंसेस तुम्हें पता चल जाएगा। पॉलिटिकल कल्चर में हम परसेप्शंस देखते हैं, अपना एक थॉट्स होता है, वहां पे देखा जाए कि कल्चर में वो लोग क्या कर रहे हैं, तो भी एक सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है।
पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट देखो कैसे होता है, पैसा देकर लोग पॉलिटिकल पार्टीज का मेंबर बन रहे हैं, या स्टूडेंट लेवल पे जो इलेक्शंस होता है उसका मेंबर बन के, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप का मेंबर बन के आप क्या हो रहा है, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो इसके बेसिस पर तुम कंपेरिजंस कर सकते हो। यही पॉलिटिकल सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होता है बच्चे, और यही चीजें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में उन्होंने समझाया था। ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो इसको, हर जगह ये चीजें इसी तरीके से होती हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में स्टूडेंट लेवल पे इलेक्शन शुरू हो गए बच्चे, तो इंडिया पहली कंट्री होगी जो स्टूडेंट लेवल पे इलेक्शंस करा रही है। स्टूडेंट यूनियंस है ना, कहीं और भी होंगे, हमने देखा होगा, तभी उस चीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया होगा बच्चे। तो ये चीजें इसी को जनरली हम लोग, ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक, हाँ इंटरेस्ट एग्रीगेशंस में ये होता है बच्चे कि हम क्या करते हैं ना, यहाँ जो इंटरेस्ट एग्रीगेशंस होता है तो जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, सभी के इंटरेस्ट को ले लेना। जैसे वुमेन्स के कुछ डिमांड्स होंगी, लेबर्स के कुछ डिमांड है, स्टूडेंट्स के कुछ डिमांड है, बिजनेसमैन के, उन सभी डिमांड्स को एक साथ ले लो और सरकार के ऊपर क्या करो, प्रेशर बनाओ। तो उसको इंटरेस्ट एग्रीगेशंस बोलता है। यहाँ पे इकलौता होता है बच्चे, किसी एक ही का, वो सिर्फ पर्टिकुलर के इंटरेस्ट को लेकर क्या किया जा रहा है, प्रेशर बनाएगा। तो उसको हम लोग इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है तुम लोगों को या नहीं? दीक्षा, शुभम, अगर नहीं भी आया होगा तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं है बच्चे। तुमसे सीधा पेपर में ये उनको पूछना है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दी है बच्चे, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है ये किन कंट्रियों को स्टडीज करता है बच्चे, मतलब किस पर ज्यादा फोकस किया है इन्होंने। तो वहां पे डेवलपिंग और सोशलिज्म जिन जिन कंट्रियों में था, इस पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में स्ट्रक्चर पे उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है या फंक्शन पे, तो तुझे सीधा बताना है बच्चे आप लोगों के, फंक्शन पे उन्होंने सबसे ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? हाँ कभी कभी होता है कि जब भी पूछेगा कि इंटरेस्ट एग्रीगेशंस जो वर्क है बच्चे ये कौन करता है, तो यहाँ तुम्हें ध्यान में रखना है पॉलिटिकल पार्टीज बच्चे। और यहाँ पे किसको ध्यान में रखोगे, प्रेशर ग्रुप्स को बच्चे। जो प्रेशर ग्रुप होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशंस करना, और जो इंटरेस्ट एग्रीगेशन है बच्चे ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पॉलिटिकल पार्टीज की। कौन ये अप्रोच जो दी है, इसका पूरा नाम है बच्चे गैब्रियल आलमंड उसको बोलते हैं, एंड पावेल। उसका नाम जो फेमस है ये अप्रोच बच्चे, ये है गैब्रियल आलमंड बच्चे, इन्होंने ये अप्रोच दी है बच्चे। ये एक देख फाइल तुम लोगों को भेजा होगा, उसमें स्ट्रक्चरल फंक्शन है। यहाँ पे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं बच्चे। देखो ना, आलमंड ऑल्सो बिलीव दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म इनपुट आउटपुट फंक्शंस, मतलब वहां से उन्होंने इनपुट आउटपुट फंक्शंस लिया। द इनपुट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें हम लोग एक काम करते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मतलब जो पॉलिटिकल वैल्यूज होते हैं उसको हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट जनरेशन में फॉरवर्ड करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। रिक्रूटमेंट, आप लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम में क्या करते हो, भर्ती करते हो, रिक्रूट करते हो। तो रिक्रूटमेंट कैसे होगा, कुछ लोग होते हैं प्रेशर ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, कुछ लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का पार्ट बन जाते हैं। जो प्रेशर ग्रुप होता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें डिफरेंसेस होता है बच्चे। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो पावर ऑफ स्ट्रगल करती हैं, पावर के लिए स्ट्रगल करेंगी, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होता है बच्चे वो पावर ऑफ स्ट्रगल नहीं करता है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, अपने कुछ इंटरेस्ट के लिए क्या करता है, सरकार के ऊपर प्रेशर। प्रेशर ग्रुप कभी भी पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करता, ये डिफरेंसेस होता है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो फॉर अ फाइट टू द अथॉरिटीज, वो अथॉरिटीज के लिए फाइट करेंगे। प्रेशर ग्रुप कभी भी फाइट नहीं करता है, कभी भी कंपटीशन नहीं करता है फॉर अथॉरिटीज। ये डिफरेंसेस होता है बच्चे। प्रेशर ग्रुप अच्छा भी है और प्रेशर ग्रुप जो है बच्चे, ठीक है ना, खतरनाक भी होता है।
ठीक है, कंट्री को प्रेशर ग्रुप बांट भी सकता है बच्चों, कहीं पे प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप, लॉबिंग। जैसे इंडिया का जो बिजनेस क्लास है बच्चे, जो इंडस्ट्रियल क्लास है बच्चे, वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप माना जाता है इंडिया में। सरकार के ऊपर अगर दबाव वो लोग बनाते हैं तो सरकार को अपनी फिजिकल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज को चेंजेस करना, लेबर यूनियन बैठा रहे, सरकार सुनती ही नहीं है। थोड़े से किसान यूनियन को देखा गया कि ये भी एक पावरफुल प्रेशर ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें, तो वही चीजें यहाँ पे आलमंड एंड पावेल ने क्या किया था, बताया था। तो इतना ही तुमसे पूछेगा, लेकिन समझ में तो ये चीजें आ गई। नेक्स्ट एक अप्रोच आता है बच्चे, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच बच्चे। नेक्स्ट एक अप्रोच है बच्चे, और इसमें लुसियन पाई, सिडनी बरबरा, इनके नाम, और आलमंड, ये तीन नाम तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है बच्चे वो है पॉलिटिकल कल्चर बच्चे, ठीक है ना। इसमें सीधा ये पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोचेस किसने दिया है बच्चे, तो लुसियन पाई का नाम मिल सकता है तुम्हें, दूसरा नाम सिडनी बरबरा एंड आलमंड। ये तीन नाम जो है, वैसे तो पॉलिटिकल कल्चर जब पूछेगा ना बच्चे, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच, तो लुसियन पाई ही देगा, ऑप्शन पाई। ये अप्रोचेस जो है बहुत ज्यादा जो फेमस है ना बच्चे, वो लुसियन पाई और सिडनी बरबरा की वजह से। मतलब सिडनी बरबरा और आलमंड ने मिलकर ना बच्चे सिविक कल्चर का कंसेप्ट कंसेप्ट दिया था। सिविक जो कल्चर है बच्चे, CIVIC है, सिविक्स कल्चर का जो कंसेप्ट है ना, वो सिडनी बरबरा और आलमंड का है बच्चे। लेकिन इसमें तीन एक्सपर्ट्स आते हैं बच्चे, तीन स्कॉलर्स आते हैं, जिसमें आलमंड, सिडनी बरबरा और लुसियन पाई, मैक्स वेबर को भी रखा जाता है, उलम भी है, लेकिन फेमस में यही तीन नाम तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना बच्चे, मतलब पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच का ये मानना, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच जो है बच्चे, उसका कहना ये है कि अगर किसी के पॉलिटिकल बिहेवियर को अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो उस पॉलिटिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हेल्प ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, आपको पॉलिटिकल कल्चर का क्या करना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए। यानी कल्चर जो है ना, वो पॉलिटिकल बिहेवियर्स को डिफाइन करता है बच्चे, कि आप जो पॉलिटिकल बिहेवियर कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कल्चर के वजह से, वो आपके कल्चर से आता है, आपके इन्फ्लुएंस्ड होता है पूरा का पूरा, कि आपका कल्चर जैसा होगा, जिस कल्चर से निकलते हैं ना, वो तुम्हारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में दिखता है। तो हम पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में जो बिहेवियर्स हो रहे हैं ना, उसको कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल कल्चर, कल्चरल अप्रोच बच्चे, ठीक है ना। यानी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को हम स्टडी कर सकते हैं बच्चे पॉलिटिकल कल्चर पे, ठीक है ना। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उस पॉलिटिकल सिस्टम में तुम्हें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है ना, तुम इसके बेस पर भी कर सकते हो बच्चे, ठीक है ना। जिस सोसाइटी से आते हैं ना बच्चे, रहन सहन, खान पान, ये ना हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में भी देखेगा। लालू प्रसाद यादव का स्पीच देख लेना, लालू प्रसाद यादव को देखो, उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, वो पूरी तरीके से उनके कल्चर से क्या इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है ना। उनके कल्चर से, वो पॉलिटिकल बिहेवियर्स में उनका पॉलिटिकल कल्चर उनका ना दिखेगा बच्चे। जिस कल्चर से आते हैं वो कल्चर से देखेगा। कभी पीयूष गोयल को देखना, वो इलीट क्लास से आता है, तो वो बहुत, ठीक है ना, इलीट तरीके से बात करेगा, इलीट तरीके से बिहेवियर करेगा। वो उन किसानों के साथ बैठकर चाय पीना पसंद नहीं करेगा, बात तक नहीं करेगा बच्चे। तो उनसे बात कौन कर सकता है, जो उनके कल्चर का हो बच्चे।
तो कल्चर जो होता है ना वो पॉलिटिकल सिस्टम को कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी आपके सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसी इन्वायरमेंट से चीजें। तो कल्चर के बेसिस पर तुम पॉलिटिकल सिस्टम में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है ये स्टडी कर सकते हो बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे ध्यान में रखना कि जो पॉलिटिकल कल्चर होता है, तो पॉलिटिकल कल्चर को डिटरमाइन कौन करता है बच्चे? सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बच्चे। जो सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है ना बच्चे, ये डिसाइड करेगा तुम्हारे पॉलिटिकल कल्चर को बच्चे। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। ठीक है ना, एग्रियन सोसाइटी है बच्चे, तो एग्रियन सोसाइटी के जो पॉलिटिकल वैल्यूज है ना बच्चे, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। जो एग्रियन सोसाइटी है बच्चे, गांव है, वहां पे जो एक पॉलिटिकल वैल्यू सेट हो चुका है उसको तुम बदल नहीं सकते हो। इसलिए क्या बोलते हैं लोग कि जो गांव के लोग हैं वो पूरे तरह से क्या है? कंजर्वेटिव है। उनको अपनी खेती होती से मतलब है, वो थोड़े मोड़े पॉलिटिकल चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। जब चाय वाय पीने चला गया, ठीक है ना, नुक्कड़ उक्कड़ पे, तो फिर वो इंटरेस्ट ले लेगा बातचीत करने। हर कोई गांव में देखोगे पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जितना अर्बन जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है बच्चे, वो होता तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वहां पॉलिटिकल अवेयरनेस ज्यादा होती है। उसे लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे ड्यू में जितने बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे ना, ड्यू में पढ़ने वाले बच्चे, उतना तुम चले जाओ अपने एरियाज में। ठीक है ना, ये जिस एरिया से युवराज आ रहा है, जिस एरिया से, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जिसका कोई बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स का, वही वहां पे स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है ना। तो कोई नहीं, हमें खुद ही नहीं पता था कि भाई कॉलेज लेवल पर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट लेना। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे सोशल एक्टिविटीज में बच्चे बड़ा बढ़ चढ़कर पार्टी, वहां कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, फेस्ट कराना है, ये कराना है, कुछ मतलब नहीं है उनको। ठीक है, कोई वेलकम पार्टी नहीं देनी है, कोई, ठीक, ये फेयरवेल्स नहीं देनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो है ना बच्चे कि जो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉलिटिकल कल्चर को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, ऐसा मानना है पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोचेस का बच्चे। अब तुम सोशल इकोनॉमिक देखो अर्बन एरियाज का, और एक उठा लो रूरल एरियाज का। रूरल एरियाज को जो उठाओगे बच्चे, उनका पॉलिटिकल वैल्यूज बहुत कंजर्वेटिव है बच्चे। कहने का मतलब ना, पुराने जो जिंदा होंगे आज भी वो कांग्रेस को ही वोट करेंगे। पॉलिटिकल वैल्यूज इतना कंजर्वेटिव है बच्चे कि हम लोग ओबीसी कैटेगरी से आते हैं बच्चे, और वहां पे हम लोग जिस कैटेगरी से आते हैं, हमारी कास्ट जैसे यादव है, तो हमारे यहाँ सब समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। ये पॉलिटिकल वैल्यूज बहुत कंजर्वेटिव। भले बीजेपी के साथ मेरा उठना बैठना है, लेकिन वोट जो है ना बच्चे, मैं किसको कर दूंगा? समाजवादी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे घर में बहुत लोगों को नौकरियां दी हैं। हाँ, इसका नहीं तो यूपी में तुम जाओगे तो वहां पे देख तो, कहने का मतलब पॉलिटिकल वैल्यूज, यादव है ना, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा, वो किसी को करेगा ही नहीं। भले उसके साथ बीजेपी के साथ और उसका उसका बैठना, लेकिन करेगा किस? कहने का मतलब कंजर्वेटिव होते हैं। यानी जो यही चीजें आपको प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल चीजों को कंपेयर करना के लिए ही बच्चे, ये करने के लिए पूरा मॉडर्न अप्रोचेस डेवलप हुआ। तुम अर्बन एरियाज में आओ बच्चे, इंडस्ट्रियल स्टेटों में जाओगे बच्चे, तो वहां का जो स्ट्रक्चर है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहां पे जैसे गांव में तुम जाओगे ना, तो देखोगे ना, इधर अपर कास्ट है, इधर इधर जनरल कैटेगरी के लोग रह रहे हैं, इधर ओबीसी वाले हैं, इधर शेड्यूल कास्ट वाला है, बटा होता है। वहां पे गांव में जाओगे ना, एकदम क्लियर है एरिया डिवाइड कि ये जनरल कैटेगरी वाले हैं, सब अपर कास्ट के हैं, इधर जो है वो ओबीसी वाला होगा, और एकदम किसी कोने में ना वो शेड्यूल कास्ट वाला होगा। एकदम क्लियर दिखता है वहां पे कि स्ट्रक्चर एकदम बटा हुआ है। इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स होते हैं बच्चे, वहां का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब यहाँ पे तुम कास्ट और क्लास में डिफरेंसेस करना मुश्किल हो जाएगा, वहां पे तुम बहुत इजीली कर सकते हो। कौन क्या कर रहा है ना, सभी को पता है। मतलब तुम्हारे घर से कितने लोग आर्मी में हैं, कितने लोग पुलिस में हैं, कितने लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, सबको पता है वहां पे। इतना ट्रांसपेरेंसीज होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है उसका स्ट्रक्चर बच्चे। इसलिए तुम देखोगे बच्चे
इस कॉम्प्लेक्स होने के कई रीजन है। उसका रीजन ये भी इन्होंने बताया कि अगर इंडस्ट्रियल स्टेट इतना कॉम्प्लेक्स है, रीजन ऑफ द एजुकेशन, वहां का जहां एजुकेशन का लेवल अप होगा ना बच्चे, अगर लेवल अप है, लेवल अपर है, तो वहां पे सोसाइटीज में काफी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो जाती है बच्चे। और जहां लेवल ऑफ एजुकेशन अच्छा है बच्चे, वहां पे तुम्हें पॉलिटिक्स में लोग एक्टिव रहते हैं। क्या चल रहा है ना, हर पढ़ने वाले को पता है न्यूज़पेपर, क्योंकि सब पढ़ते हैं, सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। भले वो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट, लेकिन उसको पता है कि पॉलिटिक्स में क्या हो रही है बच्चे। मतलब पूरी तरह से सभी पॉलिटिक्स के बारे में अवेयर हैं बच्चे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, ये चीज भी उनको पता होता है। उनसे पूछोगे ना कि भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी है, तो अगर वो थोड़ा मोड़ा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा ना, तो बता देगा कि कांग्रेस से निकली हुई है। आम आदमी कैसे बनी, वो बता देगा कि अन्ना हजारे आंदोलन से। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अवेयरनेस के वजह से उसको ये चीजें पता है। जैसे तुम हमसे और तुमसे ज्यादा न्यूज़पेपर एक ऑटो वाला पढ़ता है, उसको तुमसे और हमसे ज्यादा पता है। ये रीजन क्या है, यहाँ का सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट उसको तैयार कर रहा है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, स्टडीज करना है और इसी का कंपैरिजन करना है। तो पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग पॉलिटिकल कल्चर पे भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चे। यही कंसेप्ट उसने दिया था बच्चे, आराम से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप शहर का पॉलिटिकल वैल्यूज और रूरल एरियाज के पॉलिटिकल वैल्यूज में तुम कंपेयर करो। पहले क्या हो रहा था ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन कर रहे थे। मॉडर्न अप्रोचेस ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे कैसे कर रहा है, ये कंपैरिजन करो। हम पिक्चरों में क्या देखते हैं, हम पिक्चरों में देखते हैं कि न्यायपालिका यानी कोर्ट में जो जिस कैंडिडेट को पकड़ के लाया जाए उसको गीता का शपथ दिलाया जाता है। ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है। तुम कोर्ट में चले जाना, और तुम्हें लगता है ना, तुम कोर्ट रूम यहां देखना और जो हम पिक्चरों में कोर्ट रूम देखते हैं, वो बहुत डिफरेंस है बच्चे। ऐसा कोर्ट रूम होता ही नहीं है। हाँ, हाँ, ये कुछ नहीं होता, ऐसे ही प्लेटफॉर्म बना देकर खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। तो जो चीज लिखी गई वैसा हो नहीं रहा है, तो जैसा हो रहा है उसको आप बताइए, तो प्रैक्टिकली कैसा है बच्चे, ठीक है ना। तो वो हमें क्या करना चाहिए, कंपैरिजन करना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। और कई तरह के कल्चर होते हैं बच्चे, ठीक है ना। जैसे आ, तुम देखोगे कल्चर के भी आर्मंड एंड पावेल ने 3 टाइप्स ऑफ कल्चर बताए थे बच्चे, पोलार्चियल, सब्जेक्टेड और पार्टिसिपेट। 3 तरह के कल्चर होते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू आलमंड। 3 टाइप्स ऑफ कल्चर होगा, और उसमें कौन कौन से आते हैं बच्चे, एक आता है तुम्हारा पेरोचियल, एक होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव, और एक होता है बच्चे पार्टिसिपेट। मतलब ये जो कल्चर है बच्चे, ये जहां पे कल्चर होता है वहां पे पॉलिटिक्स के बारे में लोगों को कुछ आइडिया नहीं होता है, जिसको प्रिमिटिव कल्चर भी बोल सकते हो बच्चे। मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, क्या काम करता है, ठीक है ना। और न ही यहाँ पे इस तरह के कल्चर में जो इंडिविजुअल है ना बच्चे, उसको अपने राइट्स भी पता नहीं है। सिंपल सी बात तो ये भी है कि इसको अपने राइट्स भी नहीं पता है। यहाँ जो इंडिविजुअल है ना, इसको अपने राइट्स भी नहीं पता है कि मेरे राइट्स क्या है। हाँ? ठीक है ना, तो उस ये भी नहीं पता है कि उसके राइट्स क्या है बच्चे, ठीक है ना। तो राइट्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है कि उसके राइट्स क्या हैं बच्चे। तो ये चीजें भी आता है, इसी को पेरोचियल कल्चर बोलते हैं बच्चे। दूसरा होता है सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड वाले जो होते हैं ना बच्चे, इनको पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में तो पता होता है, इनको ना पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इसके बारे में इनको पता है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में मेरा रोल क्या होगा इसके बारे में इनको पता नहीं होता है, ठीक है। कहने का मतलब चुनाव तो हो रहा है, हमें पता है कि हर 5 साल पे चुनाव होता है,
चुनाव में वोट नहीं करने से चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसमें मेरी भूमिका मुझे खुद ही नहीं पता है। हमें लगता है मैं वोट देने नहीं गया तो क्या हो गया। तो कहने का मतलब तुम्हारा कुछ रोल है बच्चे, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे वोट नहीं करने से क्या प्रॉब्लम्स आएगी बच्चे। तो तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ एवरी 5 इयर्स पे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और वहां पे मेरा उस इलेक्शन में मेरा क्या रोल हो सकता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में मेरा क्या रोल हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता होता है। इसको सब्जेक्टेड बोलते हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन छुट्टी हो जाती है। तो पता चलता है जहां 100% वोट पड़ना चाहिए, वहां पता चलता है कि 60% 65% वोट पड़ा। मतलब 40% छुट्टी पर सब चले गए। अब उस 60 65% में से पता चलता है कि कोई 20% 30% वोट पाके क्या हो गया, आपका रिप्रेजेंटेटिव्स बन गया। जो बाकी के 50% का रिप्रेजेंटेशन नहीं करा, वो जिसने उसे जीता है वो 25% का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ वही चीज है। हाँ हाँ, वही जो ड्रॉबैक आता है। तो वो ड्रॉबैक क्यों आ रहा है, वो इसीलिए तो आ रहा है क्योंकि तुम अपने रोल को समझ ही नहीं पा रहे हो। डेवलपिंग कंट्रीज में ये सबसे बड़ी समस्या है। अरे क्या वोट पड़ रहा है, पढ़ने दो, हमें क्या मतलब है, नहीं जाएंगे देने। कहने का मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी पॉलिटिकल सिस्टम में तुम्हारा रोल क्या हो सकता है। भाई तुम्हारे नहीं जाने से हो सकता है कि जिस कैंडिडेट को नहीं जीतना चाहिए था वो जीत गया, और जिसको जीतना था वो हार गया। ये तुम समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। तुम्हें पॉलिटिकल सिस्टम का कल्चर, हमारे यहाँ क्या माइंडसेट बना है, कुछ कहते कि चलो चुनाव होंगे तो थोड़े से पैसा मिल जाएंगे, कंबल मिल जाएगा, शराब मिल जाएगा पीने के लिए, तो कुछ इसी में खुश रहते हैं। इतनी उनकी भूमिका उनको समझ में आती है कि हमारी भूमिका इतनी। हाँ हर जगह है, ये जगह ऐसा होता है, कोई ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कल्चर। क्योंकि वो तो क्या हो रहा है, वैल्यूज जो होते हैं वो ट्रांसफर ओवर होते हैं। वैल्यूज है ना। तो अब ने देखा गया कि अरे पंचायत के चुनाव में किसी जगह गांव में सुना, अरे यहाँ के पंचायत के इलेक्शन में किसी ने 25 लाख रुपए खर्च किए। तो अगले स्टेट में जो उसके बगल वाला स्टेट है, वहां पे चुनाव होगा तो वहां पर भी कोई 25 लाख 30 लाख खर्च करेगा। तो पॉलिटिकल वैल्यूज क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ ज्यादा, यही चीजें वो समझा रहा है। वो कह रहा है इसी चीज को देखना, इनको कंपेयर करना है, तो ये चीजें हो क्या रहे हैं। और बच्चे जो थर्ड में उसने दिया था जिसमें पार्टिसिपेट, जो पार्टिसिपेट होता है बच्चे कल्चर, इसमें उसने कहा कि जो पार्टिसिपेट कल्चर होता है, यहाँ पे लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन होती है बच्चे। और उसमें इसमें बच्चे उसको पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता भी है। और प्लस इस पार्टिसिपेटरी कल्चर में उसे यह भी पता है कि मेरे राइट्स क्या हैं, उसको इसका भी ज्ञान है। और उसको यह भी पता है कि मेरा रोल क्या है। लेकिन ये अब दिखेगा कहाँ, ये दिखता है डेवलप्ड कंट्रियों में, ठीक। हाँ जित ठीक है। 100% मतलब वहां पे तुम्हें दिखेगा। अब वो एक आध दो कंट्रीज होंगी जहां पे ऐसा होता है, बाकी जो तो इसी चीजों को बच्चे। हाँ ये नहीं है भाई, लिख लेना बच्चे, ये 3 टाइप्स ऑफ कल्चर कर लो अकॉर्डिंग टू द आलमंड। पेरोचियल्स, सब्जेक्टेड, 3 टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर, हेडिंग करना है। और उसमें ये 3 लिखो तुम लोग, पेरोचियल्स, सब्जेक्टेड और पार्टिसिपेंट। और सब्जेक्टेड और पार्टिसिपेंट को ही बच्चे सिविक्स कल्चर बोलते हैं। इसी को बच्चे सिविक कल्चर बोला जाता है। सब्जेक्टेड और पार्टिसिपेंट को ही सिविक कल्चर बोलते हैं।
तो ब्राजील नाइजीरिया से कंपेरिजन कर रहे हैं। इन्होंने ब्राजील, क्योंकि वो तो चाइना चाइना पढ़ते हैं, ब्रिटेन भी पढ़ते हैं, यूएस भी पढ़ते हैं। अब नाइजीरिया तो मैंने नहीं देखा है, नाइजीरियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा। हाँ, अच्छा। हम्म। बर्मी। तो अगन सुल्तान क्या करता है? हाँ, नहीं वो तो मैंने छोड़ ही दिया था। हाँ हाँ। ठीक। आवाज आ रही है ना बच्चे तुम लोग को? क्या चीज? पॉलिटिकल कल्चर क्या कंसेप्ट? कंसेप्ट जो है बच्चे, इसमें सिडनी बरबरा, आलमंड और लुसियन पाई बच्चे। लुसियन पाई, सिडनी बरबरा और आलमंड। सिविक कल्चर का जो कंसेप्ट है बच्चे, इसमें तुम्हें नाम लिखना है सिडनी बरबरा और आलमंड का। अगर क्वेश्चन आया कि कंसेप्ट गिवन बाय द सिविक कल्चर, तो वहां पे नाम आपको किसका रखना है बच्चे? ठीक है, आलमंड एंड बरबरास का बच्चे, ये दो नाम तुम लोग को रखना है। आलमंड एंड बरबरास बच्चे, आलमंड एंड सिडनी बरबरा। इसके अंदर सिविक कल्चर, सिविक जो कल्चर है वो डेवलप्ड हुआ है सब्जेक्टेड कल्चर के बेसिस पर और पार्टिसिपेंट कल्चर के बेसिस पर। थ्री टाइप्स ऑफ कल्चर होता है अकॉर्डिंग टू द आलमंड। पेरोचियल्स हो गया, सब्जेक्टेड हो गया और पार्टिसिपेंट हो गया। सब्जेक्टेड और पार्टिसिपेंट के मिक्स को बच्चे उन्होंने सिविक कल्चर बोला है। सिविक कल्चर को एक्सप्लेन किया है सिडनी बरबरा और आलमंड ने बच्चे। ये चीजें मैंने बताई तुम लोग को। और इसी पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर आलमंड ने फोर टाइप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन किया है बच्चे। ठीक है ना, फोर टाइप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम बेस ऑन द पॉलिटिकल कल्चर। एक हेडिंग कर लो, फोर टाइप ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम बेस ऑन द पॉलिटिकल कल्चर बच्चों। पॉलिटिकल सिस्टम, फोर टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बेस ऑन द पॉलिटिकल कल्चर बच्चे। उसमें फोर हैं, ठीक है। अब कौन कौन से फोर पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे? ठीक है, फर्स्ट है बच्चे जिसको हम लोग बोलते हैं एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिक्स बच्चे। सेकंड है बच्चे कॉन्टिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम बच्चे। थर्ड है बच्चे नॉन वेस्टर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम बच्चे। और फोर्थ है बच्चे टोटलिटेरियन टोटलिटेरियंस पॉलिटिकल सिस्टम बच्चे। ठीक है ना। जैसे इंडिया जो है बच्चे वो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आता है बच्चे, जहां पे मिक्स कल्चर मिलेगा बच्चे। ठीक है ना, मिक्स कल्चर होता है बच्चे। ठीक है ना, मतलब मिक्स कल्चर का मतलब ये होता है ना कि शहर में देखोगे, इंडिया के शहर में देखोगे
तो यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर काफी मॉडर्न दिखेगा बच्चे। लेकिन विलेज लेवल पे जाओगे तो जो पॉलिटिकल कल्चर है, पॉलिटिकल जो वैल्यूज है, वो काफी ट्रेडिशनल होता है बच्चे। इसलिए उसको हम लोग नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम में रखते हैं बच्चे। तो इंडिया में लगभग कुछ तुम्हें इसी तरह का दिखेगा बच्चे। इसके बाद अगला एक कंसेप्ट था बच्चे, मतलब ये तो हो गया तुम्हारा, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ना पॉलिटिकल कल्चर वाले में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नाम ही पूछेगा उतना, तो कोई डिटेल पूछेगा नहीं तुमसे। अब जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट है बच्चे, इसमें एक तो नाम ऑर्गेन्सी का आता है, और दूसरा नाम जो है बच्चे वो है डब्ल्यू रोस्टवे बच्चे। ठीक है, एक नाम ये है बच्चे। ठीक है, इसकी एक बुक है, स्टेज स्टेज ऑफ ग्रोथ बच्चे। मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक में ऑर्गेन्सी ने ये बताया बच्चे कि स्टेट का विकास कैसे। हाँ, स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इसका भी है, तो ऑर्गेन्सी ने पहले दिया था, लेकिन इसमें जो स्टेजेस हैं वो चार ही हैं, उसमें कई बताए गए हैं, उसने थोड़े से स्टेजेस, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें 4 स्टेजेस बताए गए हैं स्टेट डेवलपमेंट के, कि कैसे स्टेट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी के थ्रू उसने ये समझाने की कोशिश किया कि स्टेट जो है वो उसका डेवलपमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होते हैं बच्चे, जिसमें यूनिफिकेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, वेलफेयर, अबंडेंस। हाँ, थर्ड पॉइंट वेलफेयर है। ठीक, यानी जो स्टेट होते हैं बच्चे, सबसे पहले वो काम किस पे करता है, यूनिफिकेशन पे, एकीकरण करते हैं। क्योंकि विकास अगर आपको करना है तो एकीकरण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे इंडियन स्टेट था, अगर हम उन सभी स्टेटों को नहीं मिलाते तो हम उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले होता है यूनिफिकेशन का काम। जब
हम नेशन स्टेट की बात करते हैं। जब यूनिफिकेशन हो जाएगा बच्चे, तो फिर आप वहां पे लोगों के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पे क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, ये जब लाया जाता है तो इसको लाने का पर्पज ये होता है कि जो प्रोडक्शन के ट्रेडिशनल मेथड है उनको क्या किया जाए, चेंज किया जाए, रिप्लेस करना होता है। तो डेवलपमेंट कुछ ऐसे होता है। थर्ड होता है कि जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो फिर आपके पास जब रिसोर्सेज हो जाएंगे तो आप वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं बच्चे। और फिर तुम्हारा ये वेलफेयर स्कीम्स तभी चलती है बच्चे जब तुम्हारे पास क्या हो, अबंडेंस हो बच्चे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से आपके पास अबंडेंस हो सकता है, और उस अबंडेंस से आप क्या करेंगे, वेलफेयर का प्रोग्राम चलेंगे बच्चे। तो इस तरीके से कोई स्टेट जो है वो क्या करता है, डेवलप्ड करता है, जिसको इसने पॉलिटिकल इकोनॉमिक में ऑर्गेन्सी ने क्या किया था, बताया था। जो डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टवे है ना बच्चे, उसने 6 स्टेज बता रखे हैं बच्चे। जैसे इसने 4 बता रखा है, उसके में 6। अबंडेंस का मतलब होता है कि आपके पास, ठीक है ना, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अधिक हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंस है, अपर्याप्त है, अनलिमिटेड है। अब जितना उन रिसोर्सेज का यूज करके आप एजुकेशन को अच्छा करिए, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, अबंडेंस के अंदर आती हैं। तो हमारे पास नेचुरल तो रिसोर्सेज है, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज का हमें मॉडर्न तरीके से यूज नहीं करने आता। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लाएंगे, ठीक है, तो उसमें आप नई टेक्निक्स को लेकर आते हैं, जिसमें आप उन रिसोर्सेस, कम रिसोर्सेस को अधिक करने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो एक अबंडेंस आएगा तुम्हारे पास, और उस अबंडेंस जब होगा तभी तुम वेलफेयर, हर स्टेट में वेलफेयर स्कीम्स क्यों नहीं चलती हैं, क्योंकि वहां पे पर्याप्त रिसोर्सेज ही नहीं है, तभी तो वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलती हैं। हर स्टेट वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलाता है, या चलाया तो कुछ टाइम के बाद उसे बंद करना पड़ता है। तो रीजन ऑफ द अबंडेंस बच्चे, जैसे स्विट्जरलैंड है, वो बहुत ज्यादा वेलफेयर स्कीम चलाता है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन में कम है और उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तो वहां पे वेलफेयर स्कीम्स ज्यादा चले। इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स क्यों नहीं ज्यादा चल पाती है, बंद क्यों करना पड़ जाता है, कि अबंडेंस इश्यूज है बच्चे। पॉपुलेशन भी ज्यादा है और रिसोर्सेज भी आपके पास क्या है, कम है। लेकिन डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके से होता है बच्चे, ठीक है ना। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए, लेकिन बाद में देखा गया कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए जितना रिसोर्सेज चाहिए उतना रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं। तो फिर क्या करें, बंद करो वेलफेयर स्कीम्स को। सरकार का पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ रहा है ना, इनकम तो है नहीं, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें उन चीजों को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये इसने लगभग 6 इस 4 स्टेप्स बताए थे बच्चे, स्टेजेस ऑफ स्टेट डेवलपमेंट के। और डब्ल्यू डब्ल्यू जो रोस्टवे है ना बच्चे, उसने 6 बता रखे हैं। पहला जो स्टेप है बच्चे उसका, वो है प्री ट्रेडिशनल सोसाइटीज बच्चे। इसके में जब तुम देखोगे बच्चे, इसके में जब रोस्टवे में आते हैं बच्चे, तो रोस्टवे में पहला जो है ना बच्चे, वो क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है बच्चे। सेकेंड है बच्चे प्री कंडीशंस टेक ऑफ। थर्ड है बच्चे टेक ऑफ करना। मतलब टेक ऑफ का मतलब है ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ आप बढ़े बच्चे। फोर्थ है बच्चे ड्राइव टूवर्ड्स मेच्योरिटीज बच्चे। फिफ्थ है बच्चे एज ऑफ हाई कंजप्शन। और सिक्स है बच्चे सर्च फॉर क्वालिटीज। क्वालिटीज क्वालिटीज। ठीक है ना।
तो पहले सोसाइटी पूरी तरह से ट्रेडिशनल होती है, तो उनको बदलने की भी कोशिश करोगे ना, वापस उसी सोसाइटी में जाने की कोशिश करते हैं। बाद में उनको लगता है कि नहीं नहीं यार, टेक ऑफ करना चाहिए, अब ट्रेडिशनल सोसाइटी से हमें क्या होना है, मॉडर्न सोसाइटी की तरफ। जब तुम मॉडर्न सोसाइटीज में आते हो तो तुम्हारी जो मेच्योरिटीज है वो डेवलप्ड होनी शुरू होती है, तुम मेच्योर होना शुरू होते हो। और जब मेच्योर होना शुरू होते हो तो आपका हाई कंजप्शन होता है, क्योंकि पैसा भी तो आ रहा है, तो आप कंजप्शन भी बहुत ज्यादा करोगे। तो पहले तो कुछ भी दिया जाता था ले लेते थे, लेकिन जब तुम्हारे अंदर मेच्योरिटीज आने लगेगी ना, जब पूरी तरह से तुम मेच्योर हो जाओगे, तो अब तुम कहोगे भैया मुझे कोई भी सामान दोगे नहीं लूंगा, क्वालिटीज प्रोडक्ट मुझे चाहिए मुझे। तो इस तरीके से एक डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी मतलब जो न्यूली फ्री अफ्रीकन कंट्रीज थे, अगर उनका भी डेवलपमेंट होगा कुछ इसी तरीके से होगा। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोवे ने समझाया था कि डेवलपमेंट जो होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है। जो ये बोला जा रहा था कि ना कि जो न्यू अफ्रीकन कंट्रीज है उनका अगर डेवलपमेंट हो सकता है तो कॉलोनिज्म्स, इम्पेरिकलिज्म्स, डिपेंडेंस इसका ये सबसे नहीं होगा। डेवलपमेंट जो होता है उसके कुछ तरीके यही होते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी से वो प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ तैयार होता है कि नहीं अब मुझे निकलना है, कि भाई ट्रेडिशन सोसाइटी में अपने मुझे कंजर्वेटिज्म से बाहर निकलना। फिर कहीं जाकर वो अपने आप को धीरे धीरे मॉडर्नाइज करता है, फिर धीरे धीरे उसमें मेच्योरिटीज आएगी, और फिर जाकर वो कंजप्शन, हाई कंजप्शन करेगा। जैसे अभी की जो सोसाइटी है, अब जितना पैसा हमें मिलता है ना उससे ज्यादा काम कंजप्शन कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद अब हमें कोई भी सामान दोगे, अब हमें कपड़ा ही अगर खरीदना है तो हम सब कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रांडेड चाहिए भाई हमें। तुम भले वो कितना अच्छा दे रहा होगा, लेकिन ना, क्वालिटी बेस्ड चाहिए भाई, क्वालिटी होनी चाहिए। तो जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों में एक मेच्योरिटीज आती है बच्चे, तो वो सर्च फॉर द क्वालिटीज, वो क्वालिटीज हर चीज में ढूंढते हैं। डेवलप्ड कंट्रियों को देख लेना, ठीक है ना। एक तो पॉपुलेशन में कम है, तुम कोई भी प्रोडक्ट उनको दोगे वो ले नहीं लेगा आसानी से, पहले देखेगा कि क्वालिटीज उसकी कैसे है। जब लगेगा कि नहीं उसकी क्वालिटी, जो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करने वाली क्वालिटीज मिली, तभी उस चीज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है बच्चे। इसी को बच्चे हम लोग, ठीक है ना, ये रोस्टवे ने बताया कि कुछ सोसाइटी का डेवलपमेंट के ये स्टेप्स होते हैं। लेकिन इतना नहीं जाएगा, पेपर में तुमसे ये पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंसेप्ट किसने दिया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ऑर्गेन्सिक्स ऑर्गेन्सी या डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टवे मिल जाएगा। स्टेज ऑफ ग्रोथ करके क्वेश्चन पूछा है, पेपर भेजा था ना तुम लोग को, उसमें देखोगे रोस्टवे से है क्वेश्चन। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यही बस पूछा था कि स्टेज ऑफ ग्रोथ का कंसेप्ट किसने दिया है, तो वो है रोस्टवे का और ऑर्गेन्सी का, तो उसमें तो रोस्टवे ही था। तो बस इतना ही पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें पूछा जा रहा है। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं बच्चे जो तुम लोगों को ध्यान में रखने हैं। एक जो तुम लोग के पास नोट्स होगा ना आईजीपी और इसका, उसमें ना बच्चे इलेक्ट्रोल सिस्टम होगा। हाँ, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ये लोग, तो थोड़ा सा, ठीक है। जिसमें आईजीपी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और वो होगा पॉलिटिकल थ्योरीज होगा, तो उसके लास्ट में ना टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी कंपैरिजन किया गया है बच्चे। और वहीं पे इलेक्ट्रोल सिस्टम भी है, यूनिटरी गवर्नमेंट और
प्रेसिडेंशियल और फेडरल गवर्नमेंट में भी कंपैरिजन है। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो रिजीम्स उसी टॉपिक को बोलते हैं बच्चे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोल सिस्टम है बच्चे, ठीक है ना, किसमें, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा पॉलिटिकल थ्योरीज के लास्ट में होगा, तीन एक साथ होंगे। ये वाले जो है ना, ये वाला वेजिटेरियन कास्ट सिस्टम हो गई। यहाँ से और एक तुम लोग का इधर भी कुछ है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी तरह से दे दिया। ये वाला एक कंपेरिजन है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसमें फिर हमारा लिस्ट सिस्टम,
ठीक है बच्चे। तो जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है बच्चे, उसको प्लेयरिटी सिस्टम भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। प्लेयरिटी सिस्टम भी बोला जाता है। एक मेजॉरिटी सिस्टम होता है, और तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जिसमें लिस्ट, सिंगल ट्रांसफर, एडिशनल मेंबर इलेक्ट्रोल सिस्टम और कम्युलेटिव सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के मेथड्स हैं बच्चे। और जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, ठीक है ना, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, ठीक है, इसके फादर माने जाते हैं थॉमस हेयर बच्चे। हेयर, थॉमस हेयर हैं बच्चे। उनकी बुक है द मैकेनिज्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, द मशीनरीज है, ये चाहिए, हाँ, द मशीनरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस बच्चे, ठीक है ना बच्चे। हाँ, थॉमस हेयर, मतलब डूप, हाँ, डूप ने इसको डेवलप किया था। थोड़ा सा रिफॉर्म जो किया गया था थॉमस हेयर ने किया था, तो माना यही जाता है कि फादर ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है ना, थॉमस हेयर है, ठीक है। द मशीनरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस 1857 में इससे है ये, ठीक है ना। मतलब प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चे, ये माइनॉरिटीज को क्या करता है, तुम्हारे पॉलिटिकल सिस्टम में उनके रिप्रेजेंटेशंस को प्रेजेंट कराता है बच्चे। कि अगर माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपको पॉलिटिकल सिस्टम में, तो उसके लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबसे बेस्ट मेथड जो होता है माइनॉरिटीज का बच्चे, वो लिस्ट है। लिस्ट मेथड सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के लिए। है तो बाकी सब, लेकिन सब में से बेस्ट जो होता है बच्चे, वो लिस्ट सिस्टम ही है, ये ध्यान में रखना है। अब फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम तो तुम लोग को पता ही है सभी को बच्चे, कि सिंगल मैन कॉन्स्टेंसीज होती है। कोई भी एक, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में कॉन्स्टेंसीज बनानी पड़ेगी। अब उस कॉन्स्टेंसीज में कॉन्स्टेंट, वो सिंगल कॉन्स्टेंसीज होती है, कोई एक ही कैंडिडेट वहां से विनर होगा। वो तो एरियाज देखा जाता है पर पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन, हाँ, कॉन्स्टेंसीज जब भी पॉपुलेशन ही रखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है उन कॉन्स्टेंसीज का। जैसे अब पता नहीं है जीटी ने अगर किस कॉन्स्टेंसीज में आती होगी, मॉडल टाउन में आती होगी या पता नहीं टाउन, हाँ, तो वहां पे लोग जाते हैं सब उस कॉन्स्टेंसीज में वोट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिंगल मैन कॉन्स्टेंसीज होगी, हर पार्टी से एक पर्सन सिलेक्शन में खड़ा कर दिया जाएगा, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा बच्चे, वो कैंडिडेट क्या माना जाता है, विनर माना जाता है। लेकिन इसमें सबसे डिसएडवांटेज यही होता है कि इस मेथड के थ्रू ना आपका माइनॉरिटी से, हाँ, मतलब मेजोरिटी का डिसीजन से नहीं होता, वो माइनॉरिटी का डिसीजन होता है, लेकिन वो माइनॉरिटी का ही रिप्रेजेंटेशन में भी करता है, मेजोरिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है होता है नीचे। इसी को हम लोग फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम बोलते हैं, या फिर इसी को बच्चे तुम प्लेयरिस्टिक सिस्टम बोलोगे। क्लियर है ये चीजें। इसके बाद जो तुम्हारा सेकेंड आता है ना बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, इसको जनरली तुम्हारा जो है बच्चे मेजोरिटी सिस्टम है। इसको ना मेजोरिटी सिस्टम को तुम सेकेंड बैलेट सिस्टम भी बोल सकते हो, सेकेंड बैलेट सिस्टम भी बोला जाता है बच्चे। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें कंडीशन होती है कि वही कैंडिडेट विनर होगा 50% से ज्यादा वोट जिसको मिलेगा बच्चे। पीआर में बहुत अंतर है। पीआर में ना क्या होता है कि जैसे ये अलग, ना 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 ना, वो अलग अलग होता है। इसमें कोटाज रखा जाता है, कहीं कहीं पे अलग अलग होता है। जैसे इस यहाँ पे ना परसेंटेज में देखा जाता है, यहाँ पे है कि तुम्हें टोटल वोट का 50% से अधिक वोट मिलना चाहिए बच्चे। इसमें इसमें बहुत डिफरेंसेस है बच्चे, क्योंकि मेजोरिटी सिस्टम का यूज हम लोग करते हैं बच्चे जहां से हमें मल्टी मेंबर इलेक्ट करने हो, एक से अधिक मेंबर इलेक्ट करने हैं बच्चे उस कॉन्स्टिट्यूंसीज, मतलब जैसे फर्स्ट द पास पोस्ट सिस्टम में सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसीज है, मेजोरिटी सिस्टम में ना मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज हो सकती है बच्चे। और यहाँ पे
एब्सोल्यूट मेजोरिटी का कंडीशन हो जाएगा, यानी 50% से अधिक वोट आपको मिलना चाहिए। और प्लस यहाँ पे जितने कैंडिडेट होंगे ना उस कॉन्स्टिट्यूंसी से, उतने वोट करने के राइट मिलते हैं। अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 कैंडिडेट इलेक्ट होंगे तो आपके पास 2 वोट करने के राइट होगा। पहला प्रेफरेंस यूज कर लीजिए, यूज आपने कर लिया, उससे जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई वो जीत गया। फिर दूसरा वोट आप डालेंगे, उसके वजह से जो दूसरे या तीसरे में से जो जीतेगा उसको क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर किया जाएगा, बच्चे निकाला जाएगा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो प्रेजेंट मतलब रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो यहाँ पे जो मेजोरिटी सिस्टम होता है ये अप्लाई करता है मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज पर, जहां पे एक से अधिक मेंबर मुझे चाहिए उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। तो वहां पे फिर मैं मेजोरिटी सिस्टम के थ्रू क्या करूंगा, यूज करूंगा बच्चे। लिस्ट सिस्टम में क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पे लिस्ट सिस्टम में क्या होगा, हर पार्टी अपने कैंडिडेट की एक लिस्ट तैयार करेगी और वो लिस्ट क्या कर दिया जाता है बच्चे, पॉपुलेशन के पास भेज दिया जाता है, मास के पास, पब्लिक के पास भेज दिया गया। पब्लिक जो होती है ना बच्चे, लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो कैंडिडेट को वोट नहीं करती है, वो पार्टी को वोट करती है बच्चे। लिस्ट सिस्टम में क्या होगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, मान लेते हैं कि इजराइल है, वहां ए बी सी 3 तरह की पार्टीज है, हर पार्टी से कुछ ना कुछ कैंडिडेट होंगे, मतलब जितनी सीटें हैं, ठीक है। ना ना ना, वो कुछ नहीं देगी, वो कुछ नहीं, बस वो कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर देगी। लिस्ट तैयार किया, ए ने, बी ने भी अपने लिस्ट तैयार किए, सी ने, सब ने अपने अपने लिस्ट दे दी, सभी ने उस लिस्ट, उस पार्टीज को क्या किया, वोट किया। तो पार्टी को, यहाँ पे लिस्ट सिस्टम में किसको वोट हो रहा है, पार्टी को। पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलेगा बच्चे, उतने परसेंट, उस परसेंट के रेशियो में हम क्या करते हैं, उन्हें सीट दे देते हैं बच्चे। दिस इज द लिस्ट सिस्टम। अब यहाँ पे जो माइनॉरिटी भी होगा ना, उसको भी तो वोट पड़ा होगा, उसे भी तो, हाँ 2% सीट्स मिलेगी। और कई जगह पे तो होता है कि इसमें क्या होता है ना कि कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म होने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए हम कर देते हैं कुछ, ये लोग स्टैंडर्ड भी क्रिएट करेंगे कि अगर 5% से कम किसी पार्टी को वोट मिला, 5% से बिलो आपका परसेंटेज अगर आ रहा है इलेक्शन में, तो आप बाहर हैं इस कॉन्फिडेंस। उससे ऊपर जो होंगे वही लोगों को क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स हाउस में क्या किया जाएगा, सीटें दिया। और परसेंटेज आपके पास ज्यादा है तो सीटें भी ज्यादा मिलेगी, फिर उस सीट के बेसिस पर क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बन जाती है बच्चों। तो सभी को आने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, ये मल्टी मेंबर है, लेकिन इस सिस्टम से ज्यादा बेस सिस्टम ये होता है बच्चों। यहाँ तो 25% वोट पाने वाला भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसीज का हेड बन जाएगा, कम से कम यहाँ 50% वाले को बना रहे, तो कम से कम 50% लोगों का तो रिप्रेजेंटेशन करेगा ना। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस होता है। तो नहीं, 2 के 3 4 जितने खड़े करने हैं कर लो, कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो जीतने तो 2 ही को हैं, मतलब 2 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसीज मान लेते हैं, कैंडिडेट तो मैं कितना भी खड़ा कर दूं, मैं अपनी पार्टी से 2 को खड़ा कर दूं, 3 कर दूं, जीतेगा तो कोई 2 ही, क्योंकि वहां प्रेफरेंसेस मतलब जो लोग हैं जिसको पसंद करेंगे वही जीत कर आएगा, उसे ही वोट मिलेगा। कुछ अब हाँ, तभी तो सेकंड बैलेट सिस्टम काउंटिंग हो रही है। अगर कम हो गया तो अब बनोगे ही नहीं, दूसरी काउंटिंग शुरू होगी। तो उसमें क्या होगा, सेकंड बैलेट सिस्टम में क्या होता है, कम वाले के वोट को बांटा भी जाता है। जैसे किसी को 50% से, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में 50 एब्सोल्यूट मेजोरिटी निकाली जाती है, यानी 50% से अधिक वोट पड़ने चाहिए। अगर पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पर ही 50% से वो वोट नहीं आया तो सेकेंड काउंटिंग शुरू होती है, जो सेकेंड प्रेफरेंस पर होगा उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। और जब सेकेंड वाले को काउंट करते हैं तो जो लास्ट वाला होता है, ठीक है ना, उसके वोट को बांटा देखा जाता है कि उसको वोट करने वाले जो लोग थे उसमें से कितने लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस था और सेकंड प्रेफरेंस कितने, तो वो बांट कर फिर वो एडजस्ट किया जाता है। लेकिन इतना नहीं जाएगा, तुमसे बस इतना क्वेश्चन वो पूछ रहा है बच्चे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, तो वो लिस्ट। इससे क्या होता है, इसके कई फायदे हैं। एक तो लिस्ट सिस्टम से एक लिस्ट सिस्टम से क्या हो गया, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा क्या होता है ना, नेशनलिज्म्स जो है वो प्रोग्रेस करती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि
जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बाद में बनती है, तो कहीं का मेंबर कहीं के एरिया का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे। यानी मैं मॉडल टाउन का रहने वाला हूं, लिस्ट सिस्टम से अगर इलेक्शन हुआ तो हो सकता है कि मुझे जहांगीरपुरी का क्या बना दिया जाए, रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए, और जो जहांगीरपुरी वाला है वो मॉडल टाउन का बना दिया, काम दोनों को करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे नेशनलिज्म जो है वो लिस्ट सिस्टम में ज्यादा आती है। लेकिन दिक्कत इसके भी चैलेंजेस क्या है कि यहाँ पे गठबंधन के सरकार बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है इसमें, गठबंधन की सरकार बन सकता है, कोalition की ही गवर्नमेंट बनेगी। यहाँ पे एक पार्टी को मिलेगा ही नहीं, कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोलिशंस के गवर्नमेंट फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है बच्चे, लिस्ट सिस्टम। ठीक है ना। फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम समझ में आया बच्चे, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? इंडिया हो गया, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया बच्चे। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा मेथड यूज हो जाता है? फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम होता है। एक और मेथड आता है बच्चे, फर्स्ट द पासपोर्ट सिस्टम, उसको ब्लॉक वोट बोलते हैं, वोट बोला जाता है बच्चे। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से अधिक मेंबर इलेक्ट किए जा सकते हैं बच्चे ब्लॉक वोट में। इंडिया में नहीं होता है, जैसे बरमूडा में है, लाओस में है, थाईलैंड में है, फिलीपींस में है। यहाँ वोट सिस्टम, यहाँ ब्लॉक वोट डाले जाते हैं, ब्लॉक वोटिंग होती है। ठीक है। ब्लॉक वोटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए मुझे 2 मेंबर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनना है ना, तो सबसे पहले जिसको वोट सबसे ज्यादा मिला है वो विनर हो गया, उसको बाहर कर दो। फिर सेकंड काउंटिंग शुरू होती है, जो सेकंड नंबर पे विनर होगा उसको निकाल, इसी को ब्लॉक वोट बोलते हैं बच्चे। मतलब मैं ये कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाया, तो यहाँ से क्या हो गया, 2 मेंबर है मान लेते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ इसी को ब्लॉक वोट बोलते हैं। हाँ ये कराया जाता है ना, ये चीजें मेथड कुछ कंट्रियों में यूज होता है, पार्ट ऑफ द फर्स्ट पोस्ट सिस्टम का ही एक मेथड है, एक तरीका है ये। इसमें क्या होता है, जब हमें मल्टी मेंबर सिलेक्ट करने होते हैं तो वहां पे यही सिस्टम, यानी सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला पहले उसको निकाल दो, और उसके बाद से सेकंड काउंटिंग शुरू करो। उसके बाद से जो सेकंड नंबर पे होगा उसको क्या कर दो आप, सेकंड मेंबर के फॉर्म में आप इलेक्ट कर लो बच्चे। इसको ब्लॉक वोटिंग बोलते हैं बच्चे। हाँ ये भारत है। ठीक है बच्चे, एक मैथ 2-3 में है वो